तो गाइस चलो शुरू करते हैं एपिसोड फिनाले। तो सबसे पहले तो इन लोग ने बोन्स बदल दिए, यानी कि शो में नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन में। पिछले एपिसोड में बोन्स बड़े थे, इस एपिसोड में बोन्स छोटे हो गए। तो मुझे लग रहा है फिल्मिंग एरर था। एपिसोड शुरू होते ही जेड और तबीता बोन्स है ना अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। और जैसे उन लोग बोन्स भर रहे होते हैं तो बाहर बॉयड पैनिक कर रहा होता है। और फिर बाद में तो आबिता कहती है कि हमें सिग्नल कर देना चाहिए कि उन लोग को ट्री उखाड़ना है। तो जेड कहता है कि नहीं, हम इतना जल्दी नहीं कर सकते, जब तक हम लोग है ना सारे के सारे बोन्स भरने लेते ना बैग में, तब तक हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ताबिता कहती है, अरे तुमने तो कहा था कि ये बोन्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी जेड कहता है कि मैंने तो झूठ कहा था, देखो अगर बॉयड को मालूम नहीं होता ना कि ये बोन्स काम नहीं करते तो वो हमें नीचे आने ही नहीं देता, तो इसके लिए मैंने झूठ बोला। उसके बाद जेड कहता है कि तुम्हें ना अकेले ऊपर जाना पड़ेगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बोन्स पकड़ा दूंगा और तुम रोप की मदद से ऊपर चले जाना। और मैं तब तक इन लोग को यहाँ पे रोक लूँगा जब तक तुम बाहर ना चले जाओ। मेरा मरना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपने बच्चों के साथ में थोड़े बाहर निकल पाओ। तुम्हारे बच्चे यहाँ से बाहर निकलना डिज़र्व करते हैं। और उसके बाद एक पर्टिकुलर सीन था जिसमें जेड कहता है कि मैं खुश हूँ कि जो मेरा जो लाइफ टाइम है, जितने भी पिछले लाइफ टाइम है वो तुम्हारे साथ बीता। आई मीन ऐसा कोई सीन हमें मिला नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ नहीं है एपिसोड में या फिर पिछले कुछ एपिसोड्स में जिन्हें हम कह सकें कि ये इतना ज़्यादा क्लोज़ हैं। हाँ, इनके पुराने मेमोरीज़ हैं, बट एनीवेज़ ये थोड़ा वियर्ड सा सीन था ये। फिर ऑब्वियसली बाहर से उन लोग पेड़ को खींचना शुरू कर देते हैं और पेड़ को उखाड़ लेते हैं। तो एक्चुअली डोना ने पिछले एपिसोड में कहा था कि जैसे पेड़ को हम उखाड़ेंगे ना तो वहाँ पे एक विंडो टाइप क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से जो टैलिस्मैन है वो काम करना बंद कर देंगे। फिर जैसे पेड़ को उखाड़ा जाता है वैसे ही मॉन्स्टर्स अंदर आ जाते हैं, जैसे हम ऑलरेडी प्रीव्यू में देख चुके हैं। और जैसे ही ये क्रीचर अंदर आता है ना तो कहता है कि नाइस, इट इज़ गुड टू सी यू ऑल अगेन। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो पहला साइकिल था उसमें भी जेड और ताबिता थे, जो बच्चों का सैक्रिफाइस है उसमें जेड और ताबिता मौजूद थे। पर शायद तक एंड में उन लोग ने ऐसा कुछ किया, उन लोग ने बाद में उनका हार्ट चेंज हो गया और लोग ने डिसाइड किया कि वो सैक्रिफाइस के साथ आगे नहीं जाएंगे। इसके लिए क्रीचर उन्हें कहता है कि इट इज़ नाइस टू फाइंड सी यू गाइज अगेन, क्योंकि सैक्रिफाइस इसी जगह पे हुआ था। पेड़ के उखड़ते ही ऊपर से रोशनी आने लगती है और वो लाइट में पैर नहीं रख सकते। तो आप कह सकते हो कि उनका जो प्रॉब्लम है, जो क्रीचर्स का इश्यू है, वो है सनलाइट से, ना कि किसी लाइट से, ना ही दिन या रात से। सिर्फ़ और सिर्फ़ सनलाइट उन्हें इफ़ेक्ट करता है। फिर बॉयड ऊपर से लैडर नीचे फेंक देता है और वो लैडर टूट जाता है और ताबिता नीचे गिर जाती है। और जैसे ये सब सीन होता है तो सारे क्रीचर्स उसे देख रहे होते हैं और तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने के बाद में वहाँ से रोशनी चली जाती है और भूकंप आना शुरू हो जाता है। और फिर भूकंप के झटके पड़ते ही जो विक्टर है वो वहाँ पे पैनिक करना शुरू करता है। केनी आके उसे निकाल लेता है क्योंकि केनी वहीं मौजूद होता है। पर वो केनी को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो ट्री को मत निकालो, पर तुम लोग ने मेरी बात नहीं सुनी। और हम देखते हैं केव के अंदर भी भूकंप के कारण जो मॉन्स्टर्स हैं वो भूकंप में के कारण है ना नीचे बैठ जाते हैं, जैसे उन्हें भी डर लग रहा है, उन्हें भी पता नहीं कि ये हो क्यों रहा है। भूकंप के कारण है ना केव्स में ना एक छोटा सा क्रैक बन जाता है और ये क्रैक के थ्रू है ना ये दोनों भाग जाते हैं। कोशिश करते हैं कि वहाँ से निकल के भाग सके, पर उसके पीछे-पीछे जो क्रीचर्स हैं वो भी आना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बॉयड है ना उन लोग को आवाज़ देने की कोशिश करता है। उन लोग कोशिश करते हैं कि इनसे कोई रिप्लाई मिले, पर कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। कि तभी जो मॉन्स्टर्स हैं ना उन्हें घेरना शुरू कर देते हैं और क्रिस्टी कहते हैं कि देखो, अगर हम यहाँ से नहीं निकले ना तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं ना सब के सब मारे जाएँगे। और इवेंचुअली बॉयड डिसाइड करता है कि वो वहाँ से चला जाएगा। और जैसा मैंने एकदम शुरुआत में कहा था कि हमें पैटी को मरने देना चाहिए था, ये बहुत बड़ा बर्डन बन जाती है यहाँ पे। ये ना हिलने के लिए रेडी होती है, बॉयड को लिटरली इसको ड्रैग करके ले जाना पड़ता है सब जगह, यहाँ तक कि उसको गाड़ी में भी ड्रैग करके बैठाना पड़ता है। फिर हम वापस से देखते हैं जेड और ताबिता को, जेड और ताबिता भागते हैं और वो एक डेड एंड तक पहुँच जाते हैं। हम एक्चुअली में ये सीन सीज़न 1 में देख चुके हैं। सीज़न 1 में एक गोलम जैसा क्रीचर यहाँ पे एग्ज़िस्ट करता था, पता नहीं वो कहाँ गया। फिर हम देखते हैं कि जो क्रीचर है वो वापस से उनके पास पहुँचने वाला होता है, पर फिर से एक और भूकंप का झटका आता है और वो जो ओपनिंग है वो बंद हो जाता है और जेड और ताबिता भी यहाँ पे फँस गए हैं। फिर हम चले जाते हैं वो गाड़ी वाले सीन में जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कल ही, कि उस सीन में पैटी है ना बॉयड का बंदूक खींच लेती है और खुद को सर में गोली मारने वाली होती है, पर वो गोली मिस हो जाता है और कांच में लग जाता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पैटी को यहाँ से दरवाज़ा खोल के बाहर धकेल देना चाहिए, पर इन लोग वो करेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं मैरियल और फातिमा को, तो उन लोग होते हैं क्लिनिक में और क्लिनिक में जब से ही मैरियल चेक करती है तो देखती है कि जो टैलिस्मैन है वो नीचे गिर गया था। तो ऑब्वियसली भूकंप के झटके से वो नीचे गिर गया था और स्माइली वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इन लोग कुछ भी करके ना दूसरे रूम में चले जाते हैं टैलिस्मैन को लेके, बट इसके पहले कि वो टैलिस्मैन लगा सके स्माइली रूम के अंदर घुस जाता है। और स्माइली घर के अंदर घुसने के बाद में फातिमा को मदर करके बुलाता है। तो पता नहीं क्यों, पर मुझे इस सीन में बहुत ज़्यादा हंसी आई थी जैसे उसने फातिमा को मदर करके बुलाया। और फिर फातिमा कोशिश करती है कि वो कंट्रोल कर सके उसे, लेकिन वो भी स्क्रीम करना शुरू कर देती है, जैसे क्रीचर्स स्क्रीम नहीं करते उतने में जो स्माइली है वो मार देता है मैरियल को।
उसके पेट को उड़ा देता है। और जैसे स्माइली है ना उसको स्क्रीम करते हुए देखता है फातिमा को, तो वो कहता है इंटरेस्टिंग। तो शायद से फातिमा के साथ भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। शायद जब ये क्रीचर्स बने थे तब उनके पास भी उतना कॉन्शियसनेस बचा नहीं था जितना फातिमा के पास बचा। तो हो सकता है कि नेक्स्ट सीज़न में वो हमारी एलाई हो। फिर क्रिस्टी और बाकी के लोग हैं ना अपने गाड़ी में पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और फिर क्रिस्टी फाइनली देख लेती है कि मैरियल को मार दिया है और वो मरने वाली होती है, ऑलमोस्ट उसकी जान चली गई होती है। तो वो फातिमा को कहती है कि मेरे बैग लेके आ जाओ जो गाड़ी में है, और वो बैग लाने जाती है, उतने में मैरियल की डेथ हो जाती है। मैं तो कहूँगा कि मैरियल का कोई बड़ा प्लॉट पॉइंट था नहीं, उसको बस अंदर लाया गया था मारने के लिए, क्योंकि ऐसा ज़्यादा कुछ उसने किया नहीं है। फिर सोफिया ना एल्जिन को कहती है कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र दे रही हूँ कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो अकेले, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने है ना एक बहुत बुरा सपना देखा था और तुम नॉर्मल लाइफ़ जी पाओगे, तो तुम्हें बस मेरे साथ वो डील कर लेनी है। पर एल्जिन है ना वो डील करने के लिए रेडी नहीं होता, और वो कोशिश करता है कि वहाँ से भाग सके, पर जो क्लारा है वो बीच में आ जाती है और उसे रोक देती है, और इवेंचुअली जो सोफिया है वो उसे अपने पावर का यूज़ करके मार देती है। उसके आँख, कान, मुँह से सब जगह से खून आना शुरू हो जाता है। वेल एटलीस्ट ये बेवकूफ़ है, बट एटलीस्ट उसने किसी की जान नहीं ली, कि कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। एल्जिन के मरते ही है ना एकदम से सुबह आ जाती है, यानी कि वो काले बादल अचानक से गायब हो जाते हैं, और सोफिया भी वो देख के ऐसा नहीं लगता कि सोफिया ने ये सब किया है। तो शायद तक ये जो पावर्स है वो सोफिया के कंट्रोल में भी नहीं है। शायद कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है जो ये सबको कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं हेनरी को, तो हेनरी को डोना डोना आई होती है उस पर चेक करने के लिए, और डोना को कहता है कि ये रियल कैसे हो सकता है, अभी तो दिन था, अचानक से अंधेरा हो गया, वापस से दिन हो गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद में ना उसे कुछ बुलेट्स मिल जाते हैं, तो डॉना कहती है कि जो विक्टर है ना वो अपने टिफ़िन बॉक्स में एक छोटा-सा पिस्टल रखता था, तो ये उसी की गोलियाँ हैं। और फिर बाद में हेनरी पूछता है कि वो पिस्टल कहाँ है? तो डॉना कहती है कि जो पिस्टल है वो शेरिफ स्टेशन में है। फिर हम देखते हैं कि जो ग्रेव है उसमें से ही लाइटनिंग बाहर आता है, और वो लाइटनिंग जाके सीधा आसमान में टकराता है, और आसमान में लाइटनिंग होने लगता है। तो हो सकता है कि ये जो ग्रेव से रिलेटेड कोई चीज़ है, हो सकता है कि जो हमारी साइड ह्यूमन्स के साइड की पावर्स हैं वो यहाँ पे चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही है। फिर हम देखते हैं जो दूसरा वैन है वो भी पहुँच जाता है कॉलोनी हाउस, उसमें जेड और ताबिता नहीं होते हैं। तो ईथन और जूली पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो मॉम है वो जा चुकी है, और उतने में जो सोफिया है वो हर जगह जाके जितने भी टैलिस्मैन है उसे कलेक्ट कर रही होती है। हेनरी आ जाता है शेरिफ स्टेशन में, और उसे वो गन मिल जाता है, तो वो गन उठाता है, रख लेता है पॉकेट में, और वो केनी से पूछता है कि विक्टर कहाँ है? तो वो कहता है कि मैंने विक्टर को जाने दिया यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रहा था थोड़ी देर पहले। बाद में हम देखते हैं ईथन, जूली और डॉना ना ईथन के घर में होते हैं, और अचानक से जो उनका किचन है वो वापस से जादूगिरी करना शुरू कर देता है। पर जो डॉना है वो कहती है कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद में ईथन है ना कहता है जूली से कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अकेले ही रहने वाला हूँ, क्योंकि विक्टर भी यहाँ पे अकेले रह गया था। पर जूली कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम यहाँ पे अकेले नहीं रहोगे। और मोस्ट प्रॉब्ली जो ईथन का पैनिक है ना वही जूली को फोर्स करेगा कि वो एक बार और ट्राई करे स्टोरी वॉकिंग, और इस बार वो स्टोरी वॉक करके पहुँच जाएगी उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे जिम मरा था। और ये मोस्ट प्रोबेबली सीज़न का नेक्स्ट सीज़न का जो स्टार्टिंग होगा ना वो शायद मोस्ट प्रोबेबली जूली के स्टोरी वॉकिंग के अराउंड हो। उसके बाद में हम देखते हैं शेरिफ स्टेशन में अकोस्टा आ जाती है बॉयड को कहने के लिए कि जो बोन्स है ना वो अभी भी नीचे मौजूद है। तो वो एक्चुअली में जेड और ताबिता की बात नहीं कर रही होती है, वो कह रही होती है कि अगर हमें बोन्स ही निकालना है ना तो हमें नीचे जाना होगा बोन निकालने के लिए। पर बॉयड कहता है कि चलो हमने बोन निकाल भी दिया, फिर हम क्या करेंगे? देखो, जो दो लोग को पता था कि बोन्स के साथ करना क्या है, वो तो नीचे ही रह गए। कि तभी जो सारा का डिवाइस है ना, जो डिवाइस उन लोगों ने बनाया था जिसके थ्रू उन लोग बात कर सके, उसमें सिग्नल आना लगता है। तो जेड एक्चुअली उस पे सिग्नल भेज रहा होता है, कि तभी हम देखते हैं जेड का मशीन का बैटरी खत्म हो जाता है, और फिर वो मशीन काम करना बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जो रैंडल है वो मैरियल की बॉडी लेके वहाँ से चला जाता है, और फिर बॉयड कहता है एलिस और फातिमा को कि वो जा रहा है नीचे केव में अकेले। पर वो दोनों उसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम वहाँ पे अकेले नहीं जा सकते हो। अज्यूम करो अगर वो दोनों इंजर्ड हो गए तो तुम उन दोनों को अकेले उठा के कैसे बाहर लाओगे? और उसके बाद में वो दोनों कहते हैं कि हम भी साथ में चलेंगे। फातिमा कहती है कि वो एक्चुअली में उन लोग को फ़ील कर सकती है, वो बता सकती है कि कौन कहाँ पे मौजूद है। यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्माइली नहीं, अब सारे के सारे मॉन्स्टर्स को फ़ील कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं विक्टर चला जाता है हेनरी से बात करने के लिए, और हेनरी को कहता है कि मुझे शायद आपको ना मैन इन येलो के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। मैंने जब से आपको ये बताया ना तो चीज़ें और ख़राब होने लग गई है। कि तभी है ना वो गन निकाल लेता है और पॉइंट कर देता है विक्टर की तरफ, और विक्टर को कहता है कि ये शायद है ना सपना ही है, तो अगर मैं तुम्हें गोली मार दूँ ना तो शायद हम लोग सब बाहर निकल पाएंगे यहाँ से। तो वो मारने वाला होता है विक्टर को, कि तभी वहाँ पे ईथन आ जाता है, और हेनरी है ना गन पॉइंट कर देता है ईथन की तरफ।
कि तभी विक्टर गुस्सा आ जाता है और फिर उसके हाथ से गन नीचे गिरा देता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि आप यहाँ पे आओगे और आप मेरे को यहाँ से बचा के ले जाओगे, आप मेरी मदद करोगे, पर आपने तो मेरे लिए और भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो एक्चुअली में पहली बार ऐसा हुआ है कि विक्टर इतना ज़्यादा हाइपर है। ये सीन में ये भी दिखाता है कि एक्चुअली में जो विक्टर का एक्टर है वो कितना कमाल का एक्टर है, यानी कि वो गुस्से में भी उसके सीन्स बहुत अच्छे हैं। और फाइनली सोफिया और क्लैरा ने मिलकर जितने भी टेलिस्मैन्स हैं सब के सब कलेक्ट कर लिए हैं, एक भी टेलिस्मैन बचा ही नहीं है। और जो सबसे फन पार्ट क्या है पता है, कि किसी ने भी इनको ये करते हुए देखा नहीं। मतलब टाउन में इतने ज़्यादा लोग हैं और किसी ने भी ये नहीं देखा कि सोफिया घर टू घर जाके है ना टेलिस्मैन्स चुरा रही है। फिर जेडा और ताबिता डिसाइड करते हैं कि अगर वो यहाँ पे जो दरवाज़ा है ना उसके थ्रू बाहर नहीं जा सकते तो उसके नीचे के थ्रू जाएंगे, तो वो बोन्स का इस्तेमाल करेंगे खोदने के लिए यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चों के बोन्स हैं वो थोड़े शार्प साइड में हैं, तो उसकी मदद से खुदाई की जा सकती है। और जब ताबिता देखती है एक बोन की तरफ और वो उस बोन की तरफ देखती है तो वो रियलाइज़ करती है कि ये उसी की बेटी है, उसकी और जेड की बेटी, और वो एक्चुअल में उस बच्चे के साथ में खेल रही थी। फिर फ़ातिमा है ना टैप इन करती है उनके मेमोरीज़ में, जो क्रीचर्स हैं उनकी मेमोरीज़ में, और उसे पता चलता है कि जेड और ताबिता कहाँ हैं। वो लोग पहुँच जाते हैं जेड और ताबिता के पास में, और फिर बाद में बॉयड है ना गोली मार के है ना जो लकड़ी के जो बैरियर्स बने थे उसे उड़ा देता है। कि तभी जितने भी क्रीचर्स हैं ना वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, और फिर फ़ातिमा समझ जाती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि तुम लोग वहाँ से बाहर निकलो, और फिर बाद में फ़ातिमा कहती है एलिस को कि मुझे याद रखना एज़ अ ह्यूमन। तो मोस्ट प्रोबब्ली फ़ातिमा यहाँ पे टर्न हो रही है क्रीचर में, और वो कंप्लीटली वो उस क्रीचर्स की तरफ बन जाएगी। मुझे नहीं पता वो खुद का मेमोरीज़ रिटेन करेगी, कॉन्शियसनेस रिटेन करेगी कि नहीं करेगी, बट वो कंप्लीटली टर्न हो जाती है उस क्रीचर में। और फिर बाद में वो हमला नहीं करती, पर वो उनके साथ आप ऐसा कह सकते हो कि कम्युनिकेट कर पाती है, उन्हें रोक पाती है। और फिर फाइनली हम देखते हैं बॉय एंड व्हाइट को और सोफिया को। तो सोफिया कहती है कि बॉर्डर ट्री तो जा चुका है, पर बॉय एंड व्हाइट कहता है तो उनके पास बोन्स भी तो आ गए हैं। और इसके बाद में बॉय एंड व्हाइट कहते हैं कि इस बार है ना तुम हारने वाली हो। तो सोफिया कहती है अब तो ये टाइम ही बताएगा, और इसके साथ में सीज़न 4 ख़त्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड डिसेंट था, लीक्स में ही ऑलरेडी सब कुछ आ गया था। इस एपिसोड की रेटिंग अबाउट 8 पॉइंट्स होगी आउट ऑफ 10। पर ये सीज़न बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैं चाहता था कि एटलीस्ट हमें जो सीज़न 1 के क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट ये तो बता दें कि ये रेल्म क्रिएट कैसे हुआ था, यहाँ पे लोग चूज़ क्यों किए गए और यहाँ पे लोग आए क्यों। भले ही जो मिस्ट्री है वो अगले सीज़न में सॉल्व हो कि बाहर कैसे निकला जाए, बट ये जगह क्या है इसका जवाब तो हमें इस सीज़न में मिल जाना चाहिए था। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, कल हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन आ जाएगा।